हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो फाइनली हम स्टार्ट करेंगे आज यूनिट नंबर 4, विच इज़ योर गवर्नमेंट बजट। तो इस वाली वीडियो में हम पूरी यूनिट कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज इस यूनिट में एक ही चैप्टर है जो आपका चैप्टर नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू टी आर जेन। सो इस वीडियो में हम इसको ख़त्म करेंगे। एंड मैंने कहा था कि नहीं, अभी मैं इकोनॉमिक्स सिलेबस नहीं कराऊंगा, बट ड्यू टू सम ग्लिचेस इन द मैथमेटिक्स वीडियो, मैं मैथ्स के बना रहा था, बट कुछ ग्लिचेस की वजह से मैं उस वीडियो को पोस्ट नहीं कर पा रहा, या फिर कह लो एडिटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और रिकॉर्डिंग में भी। तो इसलिए अभी तो मैं इसलिए मैं कहा वीडियो डाल दे रही है तो मैं अब इकोनॉमिक्स की डाल दूँ। सो अब हम कर रहे हैं आपको गवर्नमेंट बजट। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट योर मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, क्योंकि अभी दो ही चैप्टर रह जाएंगे। देखो, गवर्नमेंट बजट ये रहा जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद मेरा टारगेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट, आप देख सकते हो, साथ में पीडीएफ खोल के रखी फॉरेक्स की। तो दोनों रेडी हैं, जस्ट पढ़ाने हैं अब। सो अब हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। थोड़ा आज अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बोर नहीं होना इस चैप्टर से। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत 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 अच्छा चैप्टर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक भी चैप्टर आपको ऐसा नहीं लगेगा बोरिंग हो या फिर मुश्किल लगता हो। बहुत आसान चैप्टर्स हैं, बहुत मज़ा आएगा। सो शुरू करते हैं अब हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब सबसे पहले अब बात आती है कि अब आप पढ़ने वाले हो गवर्नमेंट बजट। अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे क्या? देखो, सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए गवर्नमेंट बजट होता क्या है। इतना तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट हर साल अपना बजट निकालती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और उसमें सारा कुछ मेंशन करती है। टैक्स रेट ये होगा, जीएसटी वगैरह, मतलब जो भी इनका होता है अपना, बेसिकली इनके खर्चे और कहाँ से पैसा आने वाला है, रिसिप्ट्स बोलते हैं जिसको हम, वो सारा कुछ गवर्नमेंट बजट के अंदर होता है। तो अब गवर्नमेंट बजट होता क्या है, देखो। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। Government budget is an annual statement showing receipts and the expenditure of the government during a fiscal year। बस इतनी ही है ये। सो क्या है, कह रहे गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो हमें क्या दिखाती है, रिसीट्स। रिसीट्स यानी हमारे कहाँ से पैसे आने वाले हैं, एक्सपेंडिचर यानी हमारे पैसे कहाँ से जाने वाले, बेसिकली आपका खर्चा। एक्सपेंडिचर इज खर्चा, कि कितने पैसे हमारे लगने वाले हैं गवर्नमेंट के एक फिस्कल ईयर के अंदर। ठीक है। क्या होता है गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो हमें गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट का कहाँ से पैसा आने वाला है वो सब दिखाता है। दैट्स इट। क्लियर हो गया? इंग्लिश में समझ आ गया, हिंदी में समझ आ गया, आगे होगा। गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज एनुअल स्टेटमेंट, एक एनुअल स्टेटमेंट है, पूरे साल की स्टेटमेंट है जो हमें क्या दिखाती है, गवर्नमेंट का खर्चा और कहाँ से पैसा आने वाला है एक फिस्कल ईयर के अंदर। सो समझ आ गया होगा आपको अब गवर्नमेंट बजट होता क्या है। अब बजट जो है हर साल रिलीज होता है, कब? ऑन 1 कौन करता है? बाय फाइनेंस मिनिस्टर। इस साल भी करा गया है, ठीक है, 1 फेब को ही। सो अब इतना समझ आ गया, ये था बेसिक कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और कब रिलीज होता है, इतना पता होना चाहिए ताकि चैप्टर समझ भी आए। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन, जैसे जीडीपी ग्रोथ है, एक्सप्लेन जीडीपी ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, और एक्सप्लेन रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। 6 to 7 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इन योर टीआर जेन, वहाँ से एक बार देख लेना, मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी बार पूछ लेते हैं सीबीएसई, मेरे टाइम भी ऑब्जेक्टिव्स आए थे इसमें गवर्नमेंट बजट के। उसमें अलग से ही एक पूछा हुआ था, इनमें से कोई नहीं था, मतलब था तो इनमें से ही, बट थोड़ा घुमा के दे रखा था। सो देखो, और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट का, जो गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है कि जीडीपी का ग्रो कराना, जीडीपी की ग्रोथ कराना। कैसे हो सकती है? बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके, encouraging private investment expenditure by giving tax rebates and subsidies। देखो, गवर्नमेंट बजट का एक पहला ऑब्जेक्टिव होता है जीडीपी ग्रोथ करना। वो कैसे करेगी? पहली चीज़ कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको इनकरेज करे। कैसे? टैक्स में थोड़ी कट कर दिया, रिबेट्स दे दी, सब्सिडीज प्रोवाइड कर दें, ताकि प्राइवेट क्या करें, इनकरेज हों और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट करें और खर्चा करें बेसिकली फॉर आर कंट्री, जिससे हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो। समझ आया? अब आते हैं नेक्स्ट हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि बैलेंस रहे। मतलब गवर्नमेंट बजट के अंदर ये देखना होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेट करना है रिसोर्सेज को, कि रिसोर्सेज को इस तरह से रीएलोकेट करें कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। मतलब इक्वल लेवल पे करना है, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेंगे या खाली सोशल वेलफेयर करेंगे। हमें ऐसे रीएलोकेट करना होता है कि दोनों साथ साथ होते रहें। सो बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। थर्ड आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। थर्ड थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है हमारे गवर्नमेंट बजट का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, की जो ये इनकम मतलब, और इसको वो भी कह सकते हो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, की जो आपका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्विटेबल हो, इक्वल हो। कैसे? दो वेज में, जैसे इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज फॉर द पुअर, कि टैक्स जो है वो किस पे लगा दिए, रिच पे लगा दो, एंड जो सब्सिडीज है वो किसको दे दो, पुअर को। या फिर सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल, कि जो गरीब लोग हैं उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर दिए। तो इससे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनकम और वेल्थ का। समझ आया? फिर आती है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या, हमारी इकोनॉमी में कंडीशन चल रही है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी। डिफ्लेशन होगी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। डिफ्लेशन होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, खर्चा बढ़ा देगी। ठीक है, बिकॉज ग्रो कराना है ना। अब इकोनॉमी अगर डिफ्लेशन में चल रही है तो गवर्नमेंट को तो खर्चा करना पड़ेगा उसको ग्रो कराने के लिए। सिमिलरली इन्फ्लेशन में उसका उल्टा हो जाएगा। Management of public enterprise. Sixth objective of government budget. Budget is prepared with the objective of managing public enterprise and providing them financial help. बजट इस ऑब्जेक्टिव से प्रिपेयर होता है, इस चीज़ को देखा जाता है कि साथ साथ तो वो पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज कर ले और साथ साथ उनको फाइनेंशियल हेल्प भी दे दे। ठीक है, तो ये आपका होता है सिक्स ऑब्जेक्टिव, कि गवर्नमेंट बजट को पब्लिक एंटरप्राइज को भी मैनेज करना होता है, तो सबसे वो देखती है एज एन ऑब्जेक्टिव। तो हमने आपने आपने पढ़े अब छह ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला, जीडीपी ग्रोथ विच इज़ इंपॉर्टेंट, आ सकता है, रीअलोकेशन आ सकता है, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। अगर वो डायरेक्टली बोल देता है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो बहुत अच्छा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक एक सिंगल सिंगल ही एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप उसमें लिख पाओ। ठीक है, मोस्टली इसके क्वेश्चन जो है डायरेक्टली 6 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि इसकी पूरी यूनिटी 6 मार्क्स की है, तो डायरेक्टली वो 6 मार्क्स का ही पूछते हैं। ठीक है, तो तीन छह ऑब्जेक्टिव पढ़े आपने, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी ग्रोथ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट, या फिर कह लो स्ट्रक्चर ऑफ बजट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, इसमें से क्वेश्चन आना बनता है। देखो, हमारा जो बजट है वो दो टाइप्स में डिवाइड हो रखा है आगे, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। और बजट रिसीट्स आगे क्लासीफाई हो रखे हैं रेवेन्यू रिसीट्स में और कैपिटल रिसीट्स में। बजट एक्सपेंडिचर हो रखे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। रेवेन्यू रिसीट्स रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती। अब लाइबिलिटी क्या होती है? कॉमर्स वाले हो पता होगा आराम से, बट अगर ह्यूमैनिटीज साइड से हो तो नहीं पता होगा, तो बता देता हूँ। सो लाइबिलिटी बेसिकली देखो क्या होता है। आप इस लाइबिलिटी को समझ के चलो, सरदर्द, कोई एक तरीके का बोझ जो गवर्नमेंट ने फॉर रिटर्न करना हो। बेसिकली मैंने अपने हिंट के लिए लिख रखा था, लाइबिलिटी सरदर्द की। फॉर एग्जांपल किसी से उधार ले रखा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी कंट्री से उधार लिया, पैसे पैसे का उधार लिया। अब उसके ऊपर क्या चढ़ गई? लाइबिलिटी चढ़ गई, उसके ऊपर सरदर्द हो गया कि अब मुझे कभी ना कभी उस वो पैसा उसको वापस करना है। दैट इज द लाइबिलिटी। ठीक है, बेसिकली आप इसको सरदर्द से रेफर करके चलो, आपको अच्छे से याद रहेगा। क्या? सर दर्द।
ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन दी हुई थी अभी। एक तो हो गया कि रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं, जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती और डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स, एसेट्स आपको पता ही है, प्रॉपर्टीज वगैरह ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती है, वो रिसीट्स जो कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट करती गवर्नमेंट के लिए, दूसरी कोई एसेट में रिड्यूस नहीं होता। समझ आ गया, ये रिकरिंग होती है और रेगुलर होती है, नेचर में होती रहती है। अब रेवेन्यू रिसीट्स आगे क्लासीफाई होती हैं टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। टैक्स रिसीट्स तीन टाइप की होती हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जिसका बर्डन आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से आप पे इनकम टैक्स है तो आपको ही भरना पड़ेगा, आप किसी को नहीं बोल सकते मेरा इनकम टैक्स तू भर दे भाई, ऐसे नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स क्या, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो किसी और पे, जैसे जीएसटी। जीएसटी क्या है, आप किसी भी कोई भी बंदा आपसे कोई चीज़ खरीदता है, उसके बदले आप उससे जीएसटी चार्ज कर सकते हो। तो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो, बट इनकम टैक्स जो है आपको खुद ही भरना पड़ेगा, उसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। फिर आता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी इनकम 20,000 है, तो उसके बदले आप 5,000 का टैक्स दे रहे हो। इतना नहीं होता, बट एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, आपकी कल इनकम 40 होगी तो आपने 10,000 टैक्स भरना शुरू कर दिया। तो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे बेसिकली, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव टैक्स होता है कांस्टेंट, चाहे आपकी इनकम बढ़ रही है घट रही है, आपको टैक्स तब भी उतना देना है। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैल्यू एडिड एंड स्पेसिफिक टैक्स, ये वैल्यू एडिड टैक्स होता है कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपने इतना टैक्स पे करना है। स्पेसिफिक टैक्स होता है अकॉर्डिंग टू वेट और अ यूनिट, कि आपकी 2 किलो का वेट है, चलो 200 रुपये, 6 किलो का वेट है, चलो 150 रुपये, मतलब अकॉर्डिंग टू द वेट और द यूनिट स्पेसिफिक टैक्स लगता है। क्लियर टैक्स रिसीट्स बहुत अच्छे से हो गए मेरे को तो लगता है। नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं कि गवर्नमेंट जो है नॉन टैक्स तरीके से मतलब कैसे पैसे कमा रहे हैं, मतलब विदा मतलब एज इन इन्होंने क्रिएट नहीं कर रखा कि ये आपको टैक्स देना ही देना है, पर इनडायरेक्टली वो पैसे कमा रहे हैं कैसे। पहली चीज़ फीस, जो ये पासपोर्ट फीस होती है, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस होती है, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये कौन किसके पास जा रही है, गवर्नमेंट के पास। पहला सोर्स गवर्नमेंट का नॉन टैक्स का। फाइन्स, जो ये चालान वगैरह काटते हैं पुलिस वगैरह, पेमेंट जो ये लॉ ब्रेकर्स देते हैं, चालान काटते हैं, जो उनसे पैसे लेते हैं, वो भी कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का नॉन टैक्स है। स्टीट्स क्या होती हैं, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर। देखो स्टेट्स में क्या होता है बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ये देख लो, ये एक प्यारा सा हंसता खिलता बंदा है, यहाँ नहीं बनाता, रुक गई यहाँ बनाते हैं, आराम से समझेंगे। स्टेट्स बहुत आसान सा ही है, आपको नाम से अलग अलग लग रहा हूँ। मैं एक बार लास्ट पेज पे जा रहा हूँ स्टेट समझाने के लिए, तो समझो। ये देखो, फॉर एग्जांपल ये प्यारा सा बंदा है और इस बहुत खुश है अपनी लाइफ से। ये एक बंदा है, थोड़ा अजीब सा है, ध्यान रखना। ये आपका एक बंदा हो गया, ये बड़ा खुश था। बेसिकली क्या होता है इस चीज़ के अंदर, आप ध्यान समझो। ये बंदा था, फॉर एग्जांपल इसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है, एंड इसके बाद कोई इसका लीगल हायर नहीं है, यानी इसको इसका कोई पोता पोती बेटा बेटा कोई भी नहीं है जिसको ये अपनी प्रॉपर्टी दे सके, कि अब मेरे बाद इसके नाम में प्रॉपर्टी कर दूँ। कोई भी इसका लीगल हायर नहीं है बेसिकली, कि ये घर में रह रहा था, ये एक घर में रह रहा था, बट वो अकेला घर में रह रहा था, इसका कोई लीगल हायर नहीं था कि जिसको ये अपनी प्रॉपर्टी दे पाए। तो जब ऐसा होता है कि कोई भी बंदा किसी की प्रॉपर्टी हो, किसका घर हो, और उसका कोई लीगल हायर ना हो और वो मर जाता है, तो वो कंसीडर कर देते हैं हम एस्टेट्स में, और वो हो जाती है हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मर जाता है, उसका कोई लीगल हायर आगे है नहीं, तो विदाउट एनी, बेसिकली बिना कुछ करे, वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी किसके अंदर किसके पास चल जाती है, गवर्नमेंट के पास हो जाती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है, और उसको अंदर हम एस्टेट्स के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। समझ आ गया।
कि क्या होती है स्टेट, जब बंदे का लीगल हायर नहीं होता तो प्रॉपर्टी किसकी चल जाती है, गवर्नमेंट की। फिर आती है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मेट्रो है, ठीक है, आप सबको पता है मेट्रो है हमारे इंडिया में अंदर। मेट्रो में अब जो मेट्रो है बनी है, अब जहाँ पर वो बनी है फॉर एग्जांपल, अब गवर्नमेंट को एक रूट निकालना है मेट्रो के लिए, बट नीचे किसी न किसी का घर आ रहे हैं, अब उनको हटा तोड़ना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पर उनको मेट्रो बनानी है। तो वो वाले घर किस में कंसीडर हो जाते हैं, स्पेशल असेसमेंट में, क्योंकि अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए, क्या कहते हैं, वो जगह चाहिए। उन वो गवर्नमेंट को जगह चाहिए, उस वजह से क्या है, उस जगह की वैल्यू बढ़ जाती है और वो स्पेशल असेसमेंट के अंदर आ जाते हैं, बेसिकली उनके रेट बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट वो खरीद लेती है एट द हायर रेट। देखो अब ध्यान समझो, पेमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी whose value has been increased due to the development activities of the government। स्पेशल असेसमेंट्स क्या होती है, वो पेमेंट्स जो ओनर करता है, जो भी उस हाउस प्रॉपर्टी जिसका भी ओनर है, जिसकी वैल्यू बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होनी है गवर्नमेंट की, तो वो स्पेशल असेसमेंट के अंदर आ सकता है। कि मेट्रो बननी है, नीचे किसी का घर आ रहा है, तो वो उस घर को हटाने, अब घर उस तोड़ना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस घर को खरीदेगी, उस प्रॉपर्टी को खरीदेगी, तो उसकी क्या ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाएगी, वो स्पेशल असेसमेंट के अंदर कंसिडर हो जाएगा। क्यों बढ़ी, ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। फिर आता है इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइज। अब देख सकते हो कितनी जगह से हमारा जो यू नो हमारे गवर्नमेंट है कितने से पैसे कमा रही है। जैसे अब इनकम पब्लिक एंटरप्राइज से कैसे, जो हमारे इंडियन रेलवेज हैं, इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, ये सारे क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज है, जो हमारा जो गवर्नमेंट जो है इनसे पैसा कमा रही है। तीसरी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ 2G और 3G, ये जो नेटवर्क्स होते हैं 2G 3G, इससे भी गवर्नमेंट क्या है, इनकम कमा रही है। दूसरा सातवां सॉरी, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, जो डोनेशंस मिलती हैं गवर्नमेंट को, जो बाहर की कंट्रीज हमें इंडिया को डोनेशंस देती है, गिफ्ट्स देती है, ग्रांट्स देती है। कोई भी कंट्री हमें अगर वो देती है, डोनेशंस देती है, डोनेशंस गिफ्ट्स ग्रांट्स देती है, तो वो भी एक नॉन टैक्स रिसीट्स है गवर्नमेंट की, नॉन टैक्स पैसा है आने वाला। ठीक है। फिर आती है हमारी कैपिटल रिसीट्स, कि हमारी कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। देखो, कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो रिसीट्स जो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं और एसेट में रिडक्शन लाती हैं गवर्नमेंट की। सो कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जिससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है और गवर्नमेंट के एसेट में फ़र्क आता है या कमी आती है बेसिकली। ये नॉन रिकरिंग होती हैं और इनरेगुलर होती है नेचर में। अब क्या क्या सोर्सेज हैं इसके, जहाँ से ये कैपिटल रिसीट्स का कह सकते हो। पहली चीज़ बोरोइंग्स। बोरोइंग्स जो है हमारी कैपिटल रिसीट्स है। कैसे, अब आरबीआई से हमने करे, क्या, फॉरेन, जैसे आरबीआई हो गया, फॉरेन गवर्नमेंट होगी, ओपन मार्केट होगी, आईओ हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, आईएमएफ लिखा है जैसे यहाँ पर, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, आपका ये ओपन मार्केट, ठीक है, आरबीआई, ये क्या क्या सोर्सेज हैं। अब देखो, अब आरबीआई से लोन ले रहे हो, लाइबिलिटी क्रिएट होगी गवर्नमेंट पे कि भाई उसने आरबीआई से लोन लिया, उसको कभी ना कभी तो वापसी देना पड़ेगा, सर दर्द आ गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो लोन, उसके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी कोई ना कोई एसेट, अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेच देगी। अगर वो गवर्नमेंट बेच देगी तो उसके एसेट्स में क्या होएगा, रिडक्शन आएगा, कम होएगी उसकी एक एसेट। तो यहाँ पर क्या है, बोरोइंग्स से हमारी कैपिटल रिसीट्स में है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर दोनों चीज़ें लगें, कि लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है एसेट में, अलग अलग भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है रिकवरी ऑफ लोन्स, भी हमारा कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है। देखो, लोन्स की रिकवरी करनी है, मतलब लोन देना है, वो वापसी, जो लोन लिया था मैंने वही एक्सप्लेन करा अभी, कि जैसे लोन लिया है आरबीआई से, उसको वापसी करना है। ठीक है।
तो क्या करेगी गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल पैसे नहीं है तो वो क्या करेगी, अपनी प्रॉपर्टी बेच देगी, अपना एसेट बेच देगी, तो रिडक्शन आ जाएगा एसेट में। तीसरी चीज़ है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब हमारा आरबीआई, आरबीआई कह लो, या जब हमारा सेंट्रल बैंक, क्या हमारा सेंट्रल बैंक, जब हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी, अपना एसेट, अपने एसेट्स पब्लिक एंटरप्राइज को, सॉरी प्राइवेट एंटरप्राइज को बेच देता है, पीएसयूज को बेच देता है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, तो उसको हम क्या कह देते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। जब हमारा आरबीआई अपने एसेट्स प्राइवेट पीएसयूज को, यानी पब्लिक प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देता है, उसको हम कह देते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपने एसेट बेच रहा है तो एसेट्स में रिडक्शन आ रहा है, तो इसलिए कैपिटल एसेट्स के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बजट एक्सपेंडिचर। अब हमने पढ़ना है खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा। अभी तक हमने पढ़े गवर्नमेंट के कहाँ से पैसे आते हैं, रिसीट्स पढ़ी। इसको भी हमने दो टाइप्स में क्लासीफाई करा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रेगुलर और रिकरिंग होती है, ये इनरेगुलर नॉन रिकरिंग होती है। It refers to the expenditure which neither create any asset of the government nor cause any reduction in the liability of the government. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, वो हमारा वो खर्चा जिससे गवर्नमेंट की एसेट, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता और ना ही हमारी लाइबिलिटी में कोई रिड्यूस आता है। एग्जाम्पल पेंशन, अगर गवर्नमेंट किसी को पेंशन दे रही है तो उससे गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं कम हो रहा, ना ही कोई लाइबिलिटी हो रही है इसके सर पे कि भाई हाँ पेंशन देनी है, पेंशन देनी है, ऐसा कुछ तो हो नहीं है ना। पेमेंट ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज। सब्सिडीज प्रोवाइड करने से कोई लाइबिलिटी में उनको वो उनका रिड्यूस नहीं आ रहा, ना ही कोई उनको एसेट कम हो रहा है उनका, ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, सॉरी बेसिकली पेंशन से भी कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। गवर्नमेंट लोगों को पेंशन दे रही है, उसके बदले के गवर्नमेंट वो कोई लोग उनको कुछ कह रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, नहीं, उनका कोई एसेट तो क्रिएट हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए इसके। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंडिचर जो इधर क्रिएट्स एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और कॉज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो चीज़ या तो वो कोई एसेट क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए, या फिर लाइबिलिटी में रिडक्शन करता है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, खर्चा करा लैंड और बिल्डिंग पे। ठीक है, एक्सपेंडिचर करा मशीनरी पे, खर्चा करा मशीनरी से। ठीक है, तो अगर मशीनरी पे खर्चा करा, कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इधर क्रिएट्स एन एसेट। लोन बाय द सेंट्रल बैंक टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन लिया, अब स्टेट गवर्नमेंट को वापस करना है, लाइबिलिटी क्रिएट होएगी, तो क्या है, कॉज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएंगे। अब आता है हमारा प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर नाम से समझ आ रहा है, वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने सोच रखा भाई इतना खर्चा हमारा, फॉर एग्जांपल 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट रिलीज होता है, गवर्नमेंट बजट बनाती है अपना, वो सोचते प्लान है उसका कि हाँ भाई मेरे अकॉर्डिंग, प्लान क्या, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग इतना हमारा खर्चा होना चाहिए, इतना हमारा पैसा आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्लान ऑफ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ब्रिजेस। ठीक है, प्लान कौन सा हो गया, वो एक्सपेंडिचर कि भाई स्पेसिफिक प्लान है, प्रोग्राम है कि भाई हमें ये प्लान करना है, यहाँ रोड बनवानी है, यहाँ ब्रिजेस बनवानी है, पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च करना है, गवर्नमेंट का ये प्लान बजट हो गया। जैसे कंस्ट्रक्शन और रोड होगी, ब्रिजेस होगी। नॉन प्लान कौन सा हो गया, जो रूटीन फंक्शनिंग में नहीं आता गवर्नमेंट की, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन लॉज एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडीज। ये क्या है, हमारे रूटीन फंक्शनिंग में नहीं आता गवर्नमेंट के, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब आ रहा है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट, डेफिसिट मतलब पता है आपको, कमी होना। बजट डेफिसिट इज अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन बजट रिसीट्स। बजट डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारा गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होता है। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब हमारा बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है बजट रिसीट से, यानी गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ज़्यादा है बट पैसा जहाँ से भी आने वाला है वो बहुत कम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बजट डेफिसिट इक्वल टू टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट्स। बजट डेफिसिट हमने तीन टाइप में क्लासीफाई करा है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट।
रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स आर कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का खर्चा हमारा ज़्यादा होता है रिसीट से, आने वाले पैसे से, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। देखो, जब हमारा टोटल खर्चा है, इतना खर्चा है, उसमें से इतने पैसे हमारे आने वाले को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? डेफिसिट जो रह जाता है। इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? गवर्नमेंट हैज़ टू रिड्यूस इट एक्सपेंडिचर एंड ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। अगर हमारा जो हमारा रेवेन्यू है, जो आने वाला पैसा है, वो कम होगा, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? अब उसको सोशल वेलफेयर थोड़ा कम करना पड़ेगा, खर्चा थोड़ा कम करना पड़ेगा उस चीज़ पे, ताकि एक मेंटेन हो जाए। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? फंड्स रेज करने पड़ेंगे थ्रू बोरोइंग्स। गवर्नमेंट मे हैव टू गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, उसको डिसइन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी प्रॉपर्टी या एसेट बेचना पड़ सकता है। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट, एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। क्या होगा? जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा है हमारा पूरा, वो टोटल रिसीट से, मतलब टोटल खर्चा, जो टोटल हमारा खर्चा है और जितने पैसे आने वाले हैं वो टोटल उससे ज़्यादा हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। बोरोइंग को छोड़ के, इसमें बोरोइंग इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो बोरोइंग के इक्वल होता है। आपको आ जाए फाइंड फिस्कल डेफिसिट या फिर फाइंड बोरोइंग्स, बात एक ही है, वो फिस्कल डेफिसिट ही मांग रहा है आपसे। फॉर्मूला होता है इसका फिस्कल डेफिसिट का, टोटल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट से बी लिख रखा है, ई आएगा। इम्प्लीकेशंस क्या है? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्रिएट होगा, नेशनल डेप्ट में चले जाएंगे, वीसी सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट, क्राउडिंग होएगी, लॉस ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी में भी लॉस आएगा। लास्ट आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ये बेसिकली थोड़ा बहुत सेम ही है। इसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या है प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने को आ जाए तो जस्ट राइट दिस। इसमें वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसके मुश्किल नहीं होते। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर होल चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है बहुत बहुत अच्छे से समझाने की। सो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट विच इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर। एंड in these 3 days we are going to complete your syllabus of macroeconomics. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in the description box. Thank you.